देखिए फ्रेंड्स, अगर मार्केट में कोई चीज कहां से आ रही है और वो फाइनली कितने रुपए में बिकी, उसमें किसको कितना प्रॉफिट हुआ, इस चीज को अगर ढंग से समझना है तो वो आप इस चैप्टर 8 में एक शर्ट के माध्यम से पहुंचेंगे। तो ये जो चैप्टर 8 है ये आपकी पॉलिटी की किताब का है। बहुत ही अच्छे तरीके से एक शर्ट की शुरुआत, एक कॉटन की शर्ट, कैसे उस कॉटन की खेती की शुरुआत हुई, कैसे उस कॉटन को यान में बदला, फिर उस यान को क्लॉथ में बदला, फिर वो क्लॉथ आपकी शर्ट में बदली, फिर शर्ट वो फॉरेन गई और फॉरेन के मार्केट में कितने रुपए में बिकी, इस पूरे प्रोसेस में किसको कितना रुपया मिला, किसको कितना फायदा हुआ, ये पूरी चीजें हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप इस वीडियो पे एक लाइक बटन जरूर दबा दें। लाइक बटन दबाने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा। तो देखिए, शर्ट इन द मार्केट, और इस शर्ट में देखिए यहाँ पे एक बाबा जी खड़े हैं, खूब सारे क्लॉथ लेके। यहाँ पे इसके यान से क्लॉथ में से बदला जा रहा है। यहाँ पे एक लेडी है जो यान की फार्मिंग कर रही है। ये यान की खेती आपको, ये उसकी कॉटन की खेती आपको नजर आ रही है। तो ये पूरा आपको एक सेटअप दिख रहा है इस पूरे शर्ट में। तो सारी वो चेन कि कैसे कॉटन का प्रोडक्शन शुरू हुआ, कैसे वो कॉटन एक शर्ट में बदली और कैसे वो शर्ट फाइनली बिकी। अ शर्ट इन द मार्केट। शुरुआत कहां से होती है? अ कॉटन फार्मर इन कुरनूल। कुरनूल एक जगह है आंध्र प्रदेश में। वहां पे स्वप्ना नाम की एक छोटी फार्मर है। वो अपने छोटे से लैंड पे कॉटन को उगाती है। ठीक है, अब कॉटन उगता कैसे देखिए फ्रेंड्स। ये कॉटन का जब उग के आता है, ये पहले तो पूरा कवर्ड होता है। जब ये एक लिमिट से ज्यादा भर जाता है तो उसके जो बॉल्स होते हैं फूट जाते हैं और उसके अंदर सफेद सफेद कॉटन दिखाई देने लगता है। उस कॉटन के अंदर उसका बीज भी होता है, सीड भी होता है। तो कॉटन की खेती कुछ इस तरीके से होती है। कॉटन के प्लांट को उगाने के लिए क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, वो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। आप मेरी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाके देखिए, पहले के एनसीईआरटीज में मैंने आपसे बात की। तो स्वप्ना अपने एक छोटे से लैंड पे कॉटन उगाती है, और जो उसके बॉल्स हैं कॉटन के, भाई वो राइप है। तो कुछ बर्स्ट हो चुके हैं। कुछ बर्स्ट मतलब एक बड़े से बॉल के अंदर कॉटन की वो जो कली होती है वो बंद होती। जब ये बर्स्ट हो जाता है तो कॉटन बाहर निकल आता है। लेकिन ऐसा होता है ना कि जो कॉटन की हार्वेस्टिंग है वो इमीडिएट नहीं होती फ्रेंड्स, इमीडिएट और इंस्टेंट नहीं होती है। किसी भी एक फील्ड में जहां पे कॉटन उग रहा है, वहां पे जैसे जैसे कॉटन बॉल्स बर्स्ट होने लगेंगी, वैसे वैसे जाके आप उन कॉटन को निकाल सकते हो। जो कॉटन बॉल बर्स्ट नहीं हुए, नॉर्मली उनको छूना नहीं चाहिए। जब तक वो बर्स्ट हो जाए तब आप उनको निकाल लो। इसलिए कहा जाता है कि जब कॉटन की क्रॉप के हार्वेस्टिंग का समय आता है ना, तब पानी नहीं बरसना चाहिए, क्योंकि उस समय पर अगर ज्यादा पानी बरस गया ना तो कॉटन की क्रॉप खराब हो जाती है। बहरहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो स्वप्ना भैया अपना ये जो बॉल्स है इसको पिकअप करने में लगी है। वो खुश है क्योंकि इन बॉल्स को बेच के फाइनली उसे कुछ पैसे मिलेंगे। तो इस बॉल्स विच कैरी द कॉटन इन देम डू नॉट बर्स्ट ओपन ऑल एट वंस। उनको कई दिन लगते हैं हार्वेस्ट करने। मतलब कि पहले अगर वहां पे 1000 बॉल्स लगे हैं तो पहले होगा कि एक दिन भाई 10-15 बॉल्स ही बर्स्ट होंगे, फिर उसके अगले दिन कुछ और 10-15 होंगे, अगले दिन 20 होंगे। इस तरीके से जब सारे बॉल्स बर्स्ट हो जाएंगे तो निकाल लिया जाएगा। एक बार जब पूरा कॉटन की क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया सपना में, तो फिर वो कुरनूल के कॉटन मार्केट में नहीं जाएगी। वो कुरनूल के कॉटन मार्केट में क्यों नहीं जाएंगे अपने कॉटन को बेचने, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अपना अपने हस्बैंड के साथ एक छोटा ट्रेडर है उसकी लोकेलिटी में, उसके पास जाएंगे अपने हार्वेस्ट को लेके। क्यों उसके पास जाएंगे? क्योंकि जब हार्वेस्ट सीजन शुरू हो रहा था तो स्वप्ना ने उसी ट्रेडर से, उसी मनी लेंडर से 2500 रुपए उधार लिए थे, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे। आपको पता होगा फ्रेंड्स, इंडिया में भले ही बैंक ज्यादा हो गए हैं, भले ही कोऑपरेटिव बैंक ज्यादा आ गए हैं, भले ही रीजनल रूरल बैंक ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन आज के डेट में भी गांव में, कस्बों में लोग भाई इंडिविजुअल लेंडर से, मनी लेंडर से उधार लेते हैं। और इन मनी लेंडर्स ने, आप समझिए कि हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को अंदर से तोड़ दिया था। जो छोटे छोटे ट्रेडर्स है ना, छोटे छोटे फार्मर्स, वो इनके उधार तले दब गए। अगर इन छोटे छोटे फार्मर्स को, इन छोटे छोटे ट्रेडर्स को आराम से बैंक से मिल जाता पैसा एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट में, तो वो ट्रेडर से जाके पैसा क्यों लेते हैं? बट नहीं मिल पाता है तो वो ट्रेडर से जाके पैसा लेते हैं। तो स्वप्ना ने 2500 रुपए जाके ट्रेडर से लिए थे। क्यों लिए थे 2500 रुपए? क्योंकि भाई कॉटन की क्रॉप को उगाने के लिए बीज लगते हैं, फिर उगते टाइम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। अब ये सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड सस्ते तो आते नहीं है, और भाई पैसों में आते हैं। तो भाई पैसे चाहिए, पैसे चाहिए थे तो 2500 रुपए उधार लिए। और 2500 रुपए ने उधार लिए तो उस लोकल ट्रेडर ने एक कंडीशन पे उधार दिया। उस लोकल ट्रेडर ने कहा कि भाई इन 2500 रुपए पे मैं ब्याज तो लूंगा ही लूंगा, इंटरेस्ट तो लूंगा ही लूंगा। इस इंटरेस्ट के साथ मैं एक वादा लूंगा आप लोगों से कि जब ये कॉटन की क्रॉप आपकी उग जाएगी तो ये कॉटन आप मुझे आके बेचोगे। अब स्वप्ना के पास कोई ऑप्शन तो था नहीं भाई, उसके वो पैसों की जरूरत थी, उसने पैसे ले लिया और स्वप्ना ने बोला ठीक है भाई, जब हमारा कॉटन उग जाएगा हम आपको आके बेच देंगे। ठीक है। अब
जब स्वप्ना उस कॉटन को लेके उस ट्रेडर की दुकान पे पहुंची, तो भाई उस कॉटन को उस ट्रेडर ने अपने दो आदमियों को पहुंचाया। उस दो आदमियों ने उस कॉटन को नापा तोला, 1500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से उस कॉटन की कीमत आई 6000 रुपए। यानी कि 4 क्विंटल कॉटन उगा, आप कह लीजिए स्वप्ना के यहाँ। हर कुंटल के भाई 1500 रुपए के हिसाब से 6000 देने बनते थे स्वप्ना को। लेकिन चूंकि स्वप्ना ने पहले 2500 रुपए का लोन ले रखा था, उस पे 500 रुपए का ब्याज मारा और 3000 रुपए आपका स्वप्ना को उसने 3000 रुपए उसके काट लिए और बाकी सिर्फ 3000 रुपए उसे दिए। आप समझिए कितना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगा। क्या कॉटन को क्रॉप को उगाने में पूरा 1 साल लगेगा? नहीं, मान लीजिए 6 महीने लगे कॉटन की क्रॉप को उगाने के। तो अब देखिए 2500 रुपए का उसने 3000 ले लिया, यानी उसने 500 रुपए का इंटरेस्ट लिया। ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो 500 डिवाइडेड बाई 1000 × 100 कितना हो गया? 20%। और अगर उसने 6 महीने में 500 का इंटरेस्ट ले लिया, यानी कि 40% पे स्वप्ना ने पैसा उठाया था उस ट्रेडर से। तो वो ट्रेडर कितना फायदा कमा रहा है और स्वप्ना को कितना नुकसान हो रहा है। स्वप्ना पहली बात तो ब्याज पे पैसे उठा रही है, 40% ब्याज पे पैसे उठा रही है, और उसके बाद वो अपना कॉटन सस्ता भी बेच रही है। तो स्वप्ना ने बोला केवल 3000 रुपए दे रहे हैं आप मेरे को। तो ट्रेडर ने बोला कि देखो भाई कॉटन मार्केट में सस्ता बिक रहा है, बहुत सारा कॉटन है मार्केट में। तो स्वप्ना ने बोला मैंने इतने 4 महीनों तक पागलों की तरह काम किया, इस कॉटन को उगाया है, मुझे लगा था कि मुझे कुछ ज्यादा पैसा मिल जाएगा इसमें। स्वप्ना ने ऐसा उस ट्रेडर से बोला। तो ट्रेडर ने बोला कि अम्मा मैं आपको सही दाम दे रहा हूं, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप कुरनूल जाके चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे जब उसने बोला कुरनूल जाके चेक कर लीजिए, और स्वप्ना जानती है कि अगर वो कुरनूल मार्केट जाएगी तो उसको आराम से 1800 रुपए प्रति कुंटल मिल जाएंगे। तो जब स्वप्ना को पता है कि उसको 1800 रुपए प्रति कुंटल मिल जाएंगे अपने कॉटन के, तो वो 1500 रुपए प्रति कुंटल में वहां क्यों बेच रही है? वो वहां पे इसलिए बेच रही है क्योंकि वो ट्रेडर को नाराज नहीं करना चाहती। ट्रेडर को क्यों नहीं नाराज करना चाहती? क्योंकि देखिए ट्रेडर वहां का एक पावरफुल मैन है, उस विलेज का एक पावरफुल आदमी है वो ट्रेडर। बहुत सारे फार्मर्स उस ट्रेडर्स पे डिपेंड करते हैं लोन लेने के लिए। जब भी लोगों को पैसों की जरूरत होती है वो उस ट्रेडर के पास आते हैं, उससे पैसा उधार मांगते हैं। अगर कोई इमरजेंसी पड़ गई तो इमरजेंसी में कहां से पैसा आएगा? तो वो ट्रेडर पैसा आएगा। बहुत सारे लोग अपने बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए ट्रेडर से पैसा मांगते हैं। तो वो ट्रेडर पे डिपेंडेंट है। एकदम से पैसों की जरूरत पड़ेगी तो अपना पैसा कहां से लाएगी? इसलिए इस डर के मारे वो ट्रेडर को नाराज नहीं करना चाहती और वो ट्रेडर को ही अपना सामान 1500 रुपए प्रति कुंटल में बेच देती है। ये जानने के बावजूद भी कि अगर वो मार्केट गई कुरनूल कॉटन मार्केट तो वहां उसे 1800 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी वो ट्रेडर को बेच देती है। क्यों? क्योंकि भाई बोरोइंग मनी इनके सिस्टम का एक पार्ट बन चुका है। स्वप्ना को पता है उसके पास जितना पैसा है कभी ना कभी कम पड़ेगा, उसको उधार लेने की जरूरत पड़ेगी, उधार लेने के समय पे यही ट्रेडर उसे उधार देगा, इससे पंगे ले लेगी तो बाद में उधार नहीं ले पाएगी। और यहाँ पे जितना पैसा स्वप्ना ने कमाया, अगर वो एक डेली वेज लेबरर होती, अगर डेली जाके लोगों के खेतों में काम करती, डेली दिहाड़ी मजदूर की जगह किसी कंस्ट्रक्शन की जगह पे काम करती, ईंटें उठाती, गिट्टी उठाती, तो भी वो लमसम इतना ही कमाती। यानी कि एग्रीकल्चर में आके एक फार्मर बन के स्वप्ना को कोई खास फायदा नहीं हुआ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे प्रोसेस दिखा रखा है। प्रोसेस क्या है कि ट्रेडर सेल्स द कॉटन एट द कुरनूल कॉटन मार्केट। ओके, सपना ने जब ट्रेडर को कॉटन बेचा तो उसके बाद ट्रेडर क्या करेगा? ट्रेडर उस कॉटन को लेगा और ट्रेडर जाके उस कॉटन को कुरनूल कॉटन मार्केट में बेचेगा एक अच्छे दाम पे। फिर कुरनूल कॉटन मार्केट से उस कॉटन को कुछ गिनिंग मिल्स खरीदेंगी। अब वो गिनिंग मिल क्या करेंगे? वो गिनिंग मिल उस कॉटन बॉल के अंदर कुछ सीड्स होंगे, उन सीड्स को हटाएगी और उस कॉटन बॉल को गिनिंग करके एक मशीन के थ्रू बेल्स में बदलेगी। फिर स्पिनिंग मिल्स बेल्स को बाई करेंगे और फिर ये स्पिनिंग मिल्स उस कॉटन बेल्स को यार्न में बदलेंगे और फिर ये स्पिनिंग मिल्स यार्न को यार्न डीलर्स को बदलेगी। तो देखिए सबसे पहले जैसे कि गेहूं में थ्रेशिंग का प्रोसेस हो रहा था ना, थ्रेशिंग, वैसे कॉटन के केस में गिनिंग का प्रोसेस हो रहा है। तो सबसे पहले भाई हार्वेस्टिंग के बाद हुआ गिनिंग का प्रोसेस, गिनिंग के बाद हुआ स्पिनिंग का प्रोसेस और स्पिनिंग के बाद आपने उसको यार्न में बदला। देखिए स्पिनिंग मिल स्पिन्स द कॉटन इनटू यार्न। तो पहले हुई गिनिंग फिर हुई स्पिनिंग। अब इस यार्न से क्लॉथ बनेगा और उस क्लॉथ से गारमेंट बनेगा और फिर गारमेंट या तो यहाँ डोमेस्टिक मार्केट में बनेगा या एक्सपोर्ट होगा, उसको हम देखते हैं। तो पहली चीज हुई गिनिंग, आपने कॉटन के सीड्स को अलग किया और कॉटन को बना के बेल्स में बदला। फिर उन बेल्स को स्पिन करके आपने यार्न में बदला। स्पिनिंग के प्रोसेस को मैंने पहले आपको समझाया पहले की एनसीईआरटीज में, अगर आपने ध्यान से मेरी एनसीईआरटीज देखी होंगी तो आपको मालूम होगा।
अब हम आते हैं उसके बाद के प्रोसेस पे, द क्लॉथ मार्केट ऑफ इरोड। तो अब तक यहाँ पे फ्रेंड्स आपको कॉटन से यान बनने का प्रोसेस समझ में आना चाहिए। यान कैसे बना, उस यान से बनेगा कपड़ा, उसकी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब हम कहां पहुंच गए, अब हम पहुंच चुके हैं इरोड के क्लॉथ मार्केट में। इरोड तमिलनाडु में है, और इरोड का ये जो बाई वीकली क्लॉथ मार्केट है, ये भाई दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट क्लॉथ मार्केट्स में एक है। भैया बहुत तरीके का कपड़ा, बहुत वैरायटी कपड़ा, भाई बेकार वैरायटी का, अच्छी वैरायटी का, अलग अलग डिजाइन का कपड़ा यहाँ बिकता है। इस क्लोथ को बनाता कौन है, तो देखिए इस क्लोथ को बनाते हैं कुछ वीवर्स जो आसपास के गांव में रहते हैं, दूसरे के गांव में रह रहे हैं। और जो वीवर्स इस क्लोथ को बना के आते हैं, उन क्लोथ को खरीदने के लिए ऑब्वियस ही बात है कुछ बड़े बड़े गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स भी आएंगे, या बड़े बड़े जो कहते हैं ना कि शर्ट बनाने वाले विक्रेता होते हैं वो आएंगे। तो ये जो क्लोथ मार्केट है एरोड का, यहां पे बैठेगा कौन, इस क्लोथ मार्केट इन एरोड में बैठेंगे क्लॉथ मर्चेंट्स। और ये क्लॉथ मर्चेंट्स आपके मिडिलमैन की तरह काम करेंगे, ठीक है। ये क्लॉथ मर्चेंट्स क्या करेंगे, ये क्लॉथ मर्चेंट्स वीवर्स को क्लॉथ देंगे क्लॉथ बनाने के लिए, ठीक है। और ये क्लॉथ मर्चेंट क्या करेंगे कि भाई बड़े बड़े बायर्स ढूंढेंगे, बड़े बड़े गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं और बड़े बड़े जो कपड़े के विक्रेता होते हैं, वो इन क्लॉथ मर्चेंट्स के पास से आके पैसा खरीदेंगे। उन क्लॉथ मर्चेंट्स को ये उन क्लॉथ जो ट्रेडर्स हैं, जो ऑब्वियसली बात है बाहर से आके क्लॉथ खरीद रहे हैं, जो किसी की बहुत बड़ी गारमेंट की फैक्ट्री है, मान लो वो शर्ट बनाता है, पैंट बनाता है, टी शर्ट बनाता है, कुछ भी बनाता है, तो उसको पैंट शर्ट टी शर्ट बनाने के लिए कपड़ा चाहिए, वो कपड़ा उसको इस क्लॉथ मार्केट से मिलेगा। इस क्लॉथ मार्केट में कपड़ा बेचने के लिए बैठे हैं क्लॉथ मर्चेंट्स। ये क्लॉथ मर्चेंट्स क्या खुद कपड़ा बना रहे हैं, नहीं, ये क्लॉथ मर्चेंट्स वीवर से कपड़ा बना रहे हैं, बनवा रहे हैं। ये वीवर्स रहते हैं विलेजेस में, ठीक है। तो होता क्या है कि एक नॉर्मल मार्केट डे पे आपको क्या दिखेगा कि भाई बहुत सारे ऐसे वीवर्स हैं जो कि कपड़ा बना के मार्केट पे आते हैं। इस कपड़ा बनाने का ऑर्डर उनको उस क्लॉथ मर्चेंट ने दिया है जो कि इस इरोड के मार्केट में बैठता है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो ऑर्डर मर्चेंट ने वीवर को दिया है, ये जो मर्चेंट है इस क्लॉथ को आगे बेचेंगे। इस क्लॉथ को आगे बेचने का ऑर्डर ऑलरेडी इन मर्चेंट्स को मिल गया है, बड़े बड़े एक्सपोर्टर से और गारमेंट मैन्युफैक्चरर से। ये क्लॉथ मर्चेंट पता है क्या करते हैं, ये क्लॉथ मर्चेंट किसी मिल से यार्न खरीद के लाएंगे, फिर ये क्लॉथ मर्चेंट इस यार्न को वीवर्स को देंगे, और वीवर्स को बोलेंगे कि भैया हमको इतना मीटर कपड़ा चाहिए और इतने समय में तुम लाके हमको इतना मीटर कपड़ा दो, हम तुमको इसके लिए इतना पैसा देंगे। और वीवर्स को ऑर्डर देने से पहले ये क्लॉथ मर्चेंट किसी तीसरे गारमेंट मैन्युफैक्चरर से या ट्रेडर से पहले ही ऑर्डर ले लेंगे। ये जो यहाँ पे क्लॉथ मर्चेंट है वो बिचौलिए की तरह काम कर रहे हैं, और अक्सर अगर बिचौलिए बहुत पैसा कमाते हैं, ये जो दलाल होते हैं ना बहुत पैसा कमाते हैं, क्योंकि ये बीच में मार्जिन खाते हैं, ठीक है। ये यान खरीदेंगे, यान को वीवर्स को देके कपड़ा सिलवाएंगे, और इस कपड़े का ऑर्डर इनको ऑलरेडी किसी गारमेंट मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर से मिल चुका होगा। वो गारमेंट मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर इस क्लॉथ मर्चेंट को बताएगा कि भाई हमको इतनी क्वांटिटी में कपड़ा चाहिए, इसका कपड़ा चाहिए और इस डिजाइन का कपड़ा चाहिए। तो इन वीवर्स को वो यान देख के ये क्लॉथ मर्चेंट बताएंगे भाई तुमको ऐसा ऐसा कपड़ा बना के लाना है और तुमको मैं इतने पैसे दूंगा। अब यहाँ पे पूरा एक एग्जांपल है, इससे हम इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे। यहाँ पे देखिए आपको पूरा एक सेटअप समझ में आ रहा है। ये गांव में एक दुकान है, देखिए दिस इज बेसिकली अ मर्चेंट शॉप इन द बाजार। ये वाली बाजार में मर्चेंट की शॉप है। ओवर द years these traders have developed extensive contacts with garment friends around the country from whom they get order. These traders purchase the yarn from others. यानी कि ये जो इन शॉपों में जो लोग मर्चेंट बैठते हैं, जो क्लॉथ मर्चेंट बैठते हैं, जो क्लॉथ बेचने वाले जो ट्रेडर्स बैठते हैं, बिजनेसमैन जो दलाल बैठते हैं, उन्होंने भाई बहुत सारी बड़ी बड़ी गारमेंट मैन्युफैक्चरर से अपने लिंक्स बना रखे हैं। वो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स इन क्लॉथ मर्चेंट्स को देते हैं ऑर्डर कि भाई हमको इतना कपड़ा चाहिए। ये दूसरे पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, दूसरे पिक्चर में आपको दिख रहा है कि भाई वो वीवर्स जो कि गांव में रहते हैं, जो यार्न इन मर्चेंटों ने खरीदा था ना, ये मर्चेंट यार्न खरीदते हैं, तो वो यार्न खरीद के वो मर्चेंट इन वीवर्स को देंगे। ये वीवर्स इस यार्न को लेके अपने घर जाएंगे। उनके घर में लूम्स रखी हुई हैं। लूम्स कुछ ऐसी मशीन्स होती है जो यार्न को क्लॉथ में कन्वर्ट करती हैं। तो इनके घरों में लूम्स रखी हुई हैं, उस लूम में उस यार्न से ये कपड़ा बनाते हैं। तो द फोटोग्राफ शोज अ पावर लूम इन वन सच होम। ये एक पावर लूम है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इस पावर लूम से यान को आप कपड़े में बदलते हो। ये जो फैमिलीज होती है ना वीवर्स की, ये पूरी की पूरी वीवर की फैमिली, हस्बैंड, वाइफ, माताजी, बच्चे, सब इस
पावर लूम के थ्रू कपड़ा वीव करने में लगे रहते हैं, बहुत लंबे लंबे घंटों तक इनको काम करना पड़ता है। ठीक है, ज्यादातर वीवर्स के यहाँ एक मशीन, दो मशीन या ज्यादा मशीनें आपको दिख जाएंगी और लगातार ये लोग यान को क्लॉथ में बनाते रहते हैं। अलग अलग तरीके के कपड़े, साड़ी का कपड़ा, टावल का कपड़ा, शर्ट का, ड्रेस मटेरियल, बेडशीट, इन सब के कपड़े यहाँ पे बनते हैं। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट ये थोड़ी ना बनाएंगे, ये तो बस कपड़ा बना रहे हैं। आपने कभी देखा है दोस्तों कि आप, जैसे कि आज के डेट में तो भाई देखो रेडीमेड कपड़ों का हो गया जमाना, सब कुछ रेडीमेड हो गया, मॉल में जाइए भैया कपड़ा रेडीमेड आपको मिलता है। लेकिन आज से लगभग 10 साल पहले चले जाइए तो लगभग 10 साल पहले क्या होता था कि भाई शादी आदि होती थी तो भाई उसको गिफ्ट में एक शर्ट पैंट का कपड़ा दे दो। तो आप क्या चाहते थे कि आपके बगल में कोई दुकान होता था, जैसे मेरे घर के बगल में एक चमत्कार साड़ी सेंटर था, उस साड़ी सेंटर में भैया शर्ट की कपड़ा, पैंट का कपड़ा, हर चीज मिलता था। तो वहां पे जाओ तो वो आपका नाप लेता था, नाप लेके बता देता था कि भाई आपकी शर्ट बनाने में इतना मीटर कपड़ा लगेगा, आपके पैंट बनाने में इतना मीटर कपड़ा लगेगा। वो मीटर के हिसाब से वो कपड़ा दे देता था। फिर उस कपड़े को लेके आप टेलर के पास जाते तो टेलर उसको शर्ट में और पैंट में कन्वर्ट कर देता था। ये प्रोसेस होता था शर्ट पैंट बनने का। वो कपड़ा कहां से आता था? वो कपड़ा ये वीवर्स बनाते थे। अब वो कपड़ा बड़े बड़े गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स खरीदते हैं ताकि वो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स उसको शर्ट में पैंट में बदल के बना मार्केट में बेच सके। ठीक है, तीसरी फोटो में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे देखिए, ये जो थर्ड फोटो है, तीसरी फोटो में दिख रहा है कि भैया इन्होंने अपना काम वाम कंप्लीट कर लिया है। काम वाम कंप्लीट करने के बाद ये कपड़े की चीजों को बांध बूंद के उन मर्चेंट को देने के लिए लेके जा रहे हैं। तो दे देन ब्रिंग द फिनिश क्लॉथ टू द ट्रेडर्स। Here they can be seen getting ready to go to the merchant in the town. The trader keeps an account of the yarn given and pays them money for the weaving into its cloth. पूरा हिसाब सेट होता है। तो यहाँ पे देखिए पुटिंग आउट सिस्टम में वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एट होम, यानी कि मर्चेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, वो जो इरोड मार्केट में मर्चेंट बैठा है वो क्या कर रहा है कि भाई वो काम को बांट रहा है अलग अलग वीवर्स में। आपको क्या लगता है कि इस मर्चेंट केवल एक वीवर को जानता होगा या एक गारमेंट वाले को जानता होगा? ये मर्चेंट्स बिचौलिए होते हैं, दलाल होते हैं। इनकी बहुत सारे गारमेंट मैन्युफैक्चरर से पहचान होती है और उनकी बहुत सारे वीवर से पहचान होती है और अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अलग अलग लोगों को। अच्छा, वीवर्स में भी बहुत सारे टाइप है। कुछ वीवर्स केवल साड़ी का कपड़ा बनाते हैं, कुछ वीवर्स केवल बेडशीट का कपड़ा बनाते हैं, कुछ वीवर्स कोई स्पेसिफिक तरीके का कपड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो ये वीवर्स यान मर्चेंट से लेके जाएंगे और उसको कपड़े में बदल देंगे। ये कपड़ा बना के ये वीवर्स वापस मर्चेंट के पास आएंगे और उसको कपड़ा दे देंगे। इससे वीवर्स को दो फायदे हैं। पहली बात तो वीवर को यान खरीदने में अपना पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, वो यान उसको खरीदा खरीदाया मिलता है। दूसरी बात, यान को क्लॉथ में बनाने के बाद क्लॉथ को बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वीवर की नहीं है, वो मर्चेंट की है। तो यहाँ पे वीवर को दो फायदे हो रहे हैं। पहला फायदा तो ये हो रहा है कि भाई उसे यॉन यानी कि उसका रॉ मटेरियल इनपुट उसे लेके नहीं आना। दूसरी बात, जो उसका आउटपुट है क्लॉथ जो फाइनली बना रहा है उसको बेचने के लिए उसको जद्दोजहद नहीं करनी है, वो जाके सीधे मर्चेंट को दे देगा, फिर मर्चेंट बेचे या रखे अपने पास, उससे वीवर को मतलब नहीं। लेकिन इसको नुकसान भी है, क्योंकि यहाँ पे ये वीवर मर्चेंट पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, इसलिए मर्चेंट के हाथ में बहुत सारी पावर चली जाती है, मर्चेंट्स की हो जाती है मोनोपोली। फिर मर्चेंट्स अपने मुंह मांगे दाम पे इनसे काम करवाते हैं, मुंह मांगे पैसों पे काम करवाते हैं। यानी कि मर्चेंट बोलेंगे कि भैया हम तुमको इतना करने के लिए इतने रुपए देंगे, भले वो रुपया मार्केट प्राइस से कम हो, बट इन वीवर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वीवर्स को मर्चेंट्स द्वारा दिए हुए पैसे, दिए हुए रेट पे ही काम करना पड़ता है। ओके, इन वीवर्स को कोई आइडिया नहीं हो रहा है कि ये जो क्लॉथ बना रहे हैं ये क्लॉथ आगे कितने रुपए का बिक रहा है गारमेंट मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, क्लॉथ मार्केट में ये मैन्युफैक्चरर ये क्लॉथ्स बने बनाए क्लॉथ्स को गारमेंट फैक्ट्रीज को बेचेंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि मर्चेंट्स यहाँ थोड़े फायदे में। यहाँ पे सीधे सीधे आपको पता चल रहा है दोस्तों कि मर्चेंट का फायदा थोड़ा ज्यादा हो रहा है। कैसे हो रहा है देखिए, वीवर्स के एंड पे हम प्रॉब्लम को समझते हैं। वीवर्स को पावर लूम खरीदनी होती जो उनके घर में रखी है, उस पावर लूम के दम पे तो ये कपड़ा बनाएंगे। भाई हाथ से बनाने बैठेंगे भैया, यान का कपड़ा तो बन चुका, पावर लूम की जरूरत पड़ती है, तो इस पावर लूम को उनको खरीदना पड़ता है। एक पावर लूम पड़ती है 20,000 की। मान लीजिए किसी एक वीवर के पास दो पावर लूम है तो उस पावर लूम को खरीदने में उसे 40,000 रुपए लगे। अब ऑब्वियस सी बात है 40,000 रुपए उसके पास इकट्ठे तो होंगे, उसने ब्याज पे पैसा उठाया होगा, वो ब्याज को धीरे धीरे चुकता कर रहा होगा। फिर उसकी फैमिली भैया दिन में 12 घंटे काम करती है, 12 घंटे काम करने के बाद कपड़ा बनाती है और जब महीने भर का कपड़ा जाके मार्केट में बेचेगी तो पैसा मिलेगा केवल 3,500 रुपए। अब दो पावर लूम खरीदने में उसने 40,000 रुपए खत्म किए और महीने का केवल 3,500 रुपए कमा रहा है वो। 3.5, यानी कि अगर आप 12 महीने की भी कमाई जोड़ लो तो कितना हो गया, लगभग 42,000 रुपए उसके बनेंगे। 42,000 रुपए, 12,560, 12,330, 42,000, यानी पूरा एक साल लग जाएगा। प्लस इस 40,000 रुपए जो उसने उधार लेके पावर लूम खरीदी होगी उस पर इंटरेस्ट भी तो दे रहा होगा। तो कुल मिला के इन वीवर्स की हालत बहुत खराब होती है।
तो ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम में वो काम को बाहर दे रहा है ठीक है, काम को बाहर भेज रहा है। तो काम को बाहर भेज रहा है तो उसको बोल सकते हैं कि दिस इज अ पुटिंग आउट सिस्टम, जिसमें मर्चेंट काम को वीवर्स को पुट आउट कर रहा है, जहां पे मर्चेंट रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा और जो वीवर्स है वो फिनिश प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। और ज्यादातर जो वीविंग इंडस्ट्री है ना, वो इसी तरीके से काम कर रही है। अब ये चीज अच्छी तो है नहीं, इस चीज को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, इस चीज को कम करने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि वीवर्स के कोऑपरेटिव खोल सकते हो। आपने देखा यहाँ पे कि वीवर्स को भैया पैसा बहुत कम मिलता है, मर्चेंट ज्यादा पैसा कमा लेते हैं वीवर से। तो वीवर के अगर कोऑपरेटिव होंगे ना, यानी कि वीवर कोऑपरेटिव क्या होता है, कोऑपरेटिव बोलते हैं कि भाई बहुत सारे लोग मिलके एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन बना लें। उस ऑर्गेनाइजेशन में वही लोग होंगे जो उस ऑर्गेनाइजेशन के काम में इन्वॉल्व होंगे और वो एक दूसरे की मदद करेंगे, एक तरीके से वो एक मिनी एंटरप्राइज की तरह काम करेंगे। तो अगर ऐसे बहुत सारे वीवर्स मिलकर अपना एक कोऑपरेटिव बना लेते हैं तो वो अपने बीच में काम को बांट सकते हैं। तो फिर उसमें से कुछ लोग चले जाएंगे किसी गारमेंट इंडस्ट्री में और बोलेंगे कि भाई मैं इस वीवर कोऑपरेटिव से आया हूं, अगर आपको कपड़ा चाहिए तो मैं कपड़ा बना के दे सकता हूँ। तो अगर ज्यादा मेहनत करेंगे तो ऑब्वियस बात है उनको गारमेंट इंडस्ट्री से ऑर्डर मिल जाएगा। जब गारमेंट इंडस्ट्री से ऑर्डर मिल जाएगा तो इसी वीवर कोऑपरेटिव से कुछ लोग किसी स्पिनिंग मिल के पास चले जाएंगे, उससे बोलेंगे भाई हमको यार्न चाहिए, हमें यार्न दे दो, तो यार्न खरीद लाएंगे, फिर ये अपना काम करेंगे जो ये करते हैं। तो इस तरीके से करने के बाद जो एंड में इनके पास प्रॉफिट बचेगा ना, वो प्रॉफिट अच्छा खासा होगा और बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू उस मनी के जो कि इनको क्लॉथ मर्चेंट दे रहा है। समझ गए? तो कोऑपरेटिव में होता क्या है कि पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट कम टुगेदर एंड वर्क फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। तो एक ग्रुप बना के कुछ एक्टिविटीज को कलेक्टिवली करके वो अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं और इसके थ्रू जो पैसा कमाएंगे वो पैसा नॉर्मल पैसे से ज्यादा होगा। ओके, तो ये चीज बहुत अच्छी है। अब इसका सक्सेस भी होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु एक फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम चलाता है और फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम के लिए वो जो कपड़ा प्रोक्योर करता है वो कोऑपरेटिव से प्रोक्योर करता है। तमिलनाडु सरकार ने नियम भी बना रखा है कि हमारे फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम के लिए जो भी कपड़े की जरूरत पड़ेगी वो कपड़ा हम कोऑपरेटिव से लेंगे, ना कि हम लोग किसी मर्चेंट से खरीदेंगे। समझ गए? तो इस तरीके से कोऑपरेटिव्स बहुत, और कोऑपरेटिव्स बहुत अलग अलग फील्ड में सक्सेसफुल है फ्रेंड्स। कोऑपरेटिव्स चाइल्ड केयर की फील्ड में सक्सेसफुल है, कोऑपरेटिव्स वुमेन एंटरप्राइजेस में भी बहुत सक्सेसफुल है, विलेज एरियाज में कोऑपरेटिव्स आज की डेट में बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, बशर्ते ये कोऑपरेटिव्स आपस में एक अच्छे बैलेंस के साथ काम करें। और ये कोऑपरेटिव्स पता है अच्छे क्यों होते हैं? क्योंकि मान लीजिए इसी कोऑपरेटिव के किसी एक मेंबर को अगर लोन की जरूरत पड़ती है तो ये कोऑपरेटिव इसको लोन दे देगा और धीरे धीरे करके ये बंदा इस कोऑपरेटिव को लोन वापस कर देगा। तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पे काम करते हैं और काफी एफिशिएंट तरीके से काम करते हैं अगर लीडरशिप थोड़ी सी भी अच्छी हो तो। उसी तरीके से जैसे पावर लूम होता है वैसे होता है हैंडलूम। हैंडलूम को थोड़ा बहुत हाथ से चलाना पड़ता है, हैंडलूम में मेहनत ज्यादा होती है। हैंडलूम में क्या होता है कि भाई साड़ी के प्रोडक्ट्स और बहुत अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स, यानी कि एक चीज को पावर लूम से निकालने के बाद उसके ऊपर कोई हाथ से अगर आपने डिजाइन कर दी तो उसमें थोड़ा हैंड वीविंग का भी कंपोनेंट आ गया तो वो हो गया हैंडलूम। तो क्या होता है कि भाई बहुत सारे हैंडलूम वीवर्स के कोऑपरेटिव तमिलनाडु में और अब तो पूरी कंट्री में, जहां से सरकार कपड़ा खरीदती है और उसको एक स्टोर है कॉपटेक्स उस पे बेचती है। अब ये कॉपटेक्स स्टोर्स बहुत अच्छे हैं। क्या है कॉपटेक्स? हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये कॉपटेक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट के जब आप इस स्टोर लोकेटर सेक्शन में जाओगे ना तो आपको इंडिया भर में इस कॉपटेक्स के आपको ब्रांचेस मिलेंगी। यहाँ पे देखिए भाई साड़ियों की ऐड चल रही है, इस तरीके की साड़ीज इस कॉपटेक्स में बिचती हैं। तो ये जो साड़ियां होती हैं आप देख कितने तरीके की, भाई सिल्क कॉटन की साड़ी, सिल्क की साड़ी, कॉटन की साड़ी, ये चेट्टीनाडु कॉटन ऑर्गेनिक कुर्ती। तो बहुत सारे ऐसे कॉपरेटिव है तमिलनाडु के पूरी दुनिया भर के, जहां के लोग अपनी चीजों को गवर्नमेंट को बेचते हैं और गवर्नमेंट उन प्रोडक्ट्स को इन साइट्स पे डिस्प्ले करती है और यहां से आप लोग, हम जैसे लोग इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। और उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ऑब्वियसली बात है उन कोऑपरेटिव्स को होगा, उन लोगों को होगा, उन किसानों को होगा जो इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे जो बीच के मर्चेंट का कमीशन है वो चला गया और जो उस काम को डायरेक्टली कर रहा है उसको फायदा मिल जाएगा। ये कॉपटेक्स करके आप खुद इसकी वेबसाइट को चेक कर सकते हो, बहुत अच्छी वेबसाइट है ये। ठीक है, इसके स्टोर लोकेटर्स देखिए, आपके स्टेट में भी इसके स्टोर्स होंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गारमेंट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, यहाँ देखिए कुछ वुमेन है, कुछ लड़कियां ही दिख रही हैं, वुमेन भी नहीं दिख रही, लड़कियां हैं जो गारमेंट फैक्ट्री में बैठ के बटन लगा रही हैं। तो जीन्स की पैंटों में बटन लगा रही हैं, जैकेटों में बटन लगा रही हैं, शर्टों में बटन लगा रही हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक केस स्टडी देखेंगे। भाई दिस इज अ गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। वो जो एरोड की मर्चेंट था ना, जिसने कि भाई वीवर्स को कपड़ा दिया था सिलने के लिए, वो जब कपड़ा आ गया, कॉटन क्लॉथ आ गया आपका एरोड मर्चेंट के पास, तो उस एरोड मर्चेंट ने कॉटन क्लॉथ को भेजा एक गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री को जो कि दिल्ली में काम करती है।
ये जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है शर्ट बनाती है, और फिर ये शर्ट जाती है एक फॉरेन कंपनी के पास, और फॉरेन कंपनी उस शर्ट को फॉरेन बायर्स को बेचता है। ये जो फॉरेन बायर्स हैं, ये वो लोग हैं जो यूएस यूरोप में काम करने वाले लोग हैं या बिजनेस पर्सन हैं। यूएस यूरोप में कुछ बिजनेस पर्सन हैं जो अपने चेन ऑफ स्टोर्स बनाते हैं, उन चेन ऑफ स्टोर्स में इन शर्टों को बेचा जाता है। लेकिन ये जो स्टोर्स हैं भाई, ये बिजनेस अपने टर्म्स में करते हैं और वो अपने सप्लायर से लोवेस्ट प्राइसेस मांगते हैं। कभी अगर आपने मुंबई से एक्सपोर्ट होने वाली चीजों को देखा, और मैंने देखा है दोस्तों, आप सोचिए, आपने इन ब्रांड्स का नाम सुना होगा, ज़ारा का नाम सुना होगा, आपने आइकिया ब्रांड का नाम सुना होगा, आपने राल्फ एंड लॉरेन का नाम सुना होगा। आप भरोसा नहीं करोगे फ्रेंड्स, मैंने इन कपड़ों के दाम देखे हैं। ये ज़ारा की शर्टें इंडिया से 300 रुपए में एक्सपोर्ट होती हैं, 320 रुपए, 300 रुपए, 250 रुपए। आइकिया की शर्टें 350 रुपए। राल्फ एंड लॉरेन सबसे महंगा ब्रांड है, इसकी शर्टें मैंने, आप कह सकते हैं, 1000 रुपए में एक्सपोर्ट होते देखी है। जैकेटें 3-3 हजार रुपए में एक्सपोर्ट होते दिखती हैं। लेकिन यही 300 रुपए की शर्ट ज़ारा की आपको यूएस के किसी स्टोर में, आप मान लीजिए वॉशिंगटन डीसी घूमने जाते हैं, इंडिया से ही एक्सपोर्ट हुई शर्ट 300 रुपए की उसी वॉशिंगटन डीसी के एक मॉल में 3000 रुपए की बिक रही होगी, 4000 रुपए की बिक रही होगी। तो ये जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं जो कि यूएस और यूरोप में ऑपरेट करते हैं, ठीक है, ये अपने हिसाब से, इनके क्या है ना कि इनके मार्जिन फिक्स हैं। इनके यहाँ जो कपड़ा खरीदने आएगा, इनका पक्का है कि भाई मुझे इतनी शर्ट से इतना तो कमाना ही है। अब इतना कमाना, तो ये अपनी कॉस्ट कटिंग करेंगे। ये कॉस्ट कटिंग कहां से करेंगे? कि जो इनको सामान प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि ये जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है नई दिल्ली में, ये जो इनको सामान दे रही है, इसको ये कम से कम पैसा देना चाहेंगे। इंडिया में कुछ इतने सारे लोग होते हैं जो फॉरेन घूमने जाते हैं ना, तो फॉरेन जाके यही शर्टें खरीद लाते हैं 3-3, 5-5 हजार रुपए की, और बोलते हैं मैं सैन फ्रांसिस्को से लेके आया हूँ, मैं लंदन से लेके आया हूँ। उनको ये नहीं पता है कि उनके बाजू के दिल्ली के मोहन नगर में 300 रुपए मनी होती है शर्ट। एंड दिस इज द रियलिटी, ठीक है, और ऐसा हो रहा है आज की डेट में। तो ये जो यूएस यूरोप में है जो लोग हैं, ये भाई कम से कम दाम देना चाहेंगे और ये हाईएस्ट क्वालिटी चाहते हैं। तो जब ये ऑर्डर प्लेस करते हैं, जब अपना परचेज ऑर्डर भेजते हैं, उसमें बता देते हैं कि भाई क्वालिटी और प्रोडक्शन में ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, अगर कोई डिफेक्ट हुआ या डिले हुआ तो हम ऑर्डर को रद्द कर देंगे। और एक्सपोर्टर जो होता है वो भाई बायर्स को खुश करने में लगा हुआ होता है। अब ये दिल्ली वाला एक्सपोर्टर बायर को क्यों खुश कर रहा है? क्योंकि इस बायर के पास, जो कि आपका यूएस या यूरोप में बैठा है, इसके पास एक ऑप्शन नहीं है। इस बायर के पास इंडिया में बहुत से ऑप्शन है, इस बायर के पास चाइना में बहुत से ऑप्शन है, इस बायर के पास थाईलैंड में बहुत से ऑप्शन है, श्रीलंका में बहुत से ऑप्शन है, फिलीपींस में बहुत से ऑप्शन है, म्यांमार में बहुत से ऑप्शन है, दुनिया भर में, वियतनाम में बहुत से ऑप्शन है। इस बायर के पास ऑप्शनों की कोई कमी नहीं है, बहुत तगड़ा कंपटीशन है। उस चक्कर में भैया इनके कम दाम में भी बहुत से लोग देने को तैयार हो जाते हैं। उनमें से एक ये गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है जो कि दिल्ली में। तो अब ये गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री को कम दाम में चीज आगे प्रोवाइड करनी है। तो भाई जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है, ये अपने एंड पे कॉस्ट को कट करने की कोशिश करेगा। तो अब ये अपने एंड पे कॉस्ट को कैसे कट करेगा? जो इनके यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको कम पैसा देगा। अच्छा, अब आप सोचो, ये जो यूएस यूरोप में जो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है, इंडिया शर्टें क्यों मंगा रही है, अपने यहाँ क्यों नहीं बना रही है? क्योंकि अगर अपने यहाँ बनाएंगे तो उनको अपने यहाँ के लोगों को तनख्वाह देनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज्यादा होती है, इसलिए काम को आउटसोर्स कर देती है। इंडिया में क्या है कि लोग भाई बहुत कम कम तनख्वाहों में काम करते हैं, कॉस्ट कटिंग हो जाती है, इसलिए चीज सस्ती बन जाती है। और यहाँ पे जो गारमेंट मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टिंग फर्म थी दिल्ली वाली, इसको भी अपना प्रॉफिट बनाना है। तो इसको अपना प्रॉफिट बनाना है, तो वो अपने वर्कर्स की सैलरी काट लेगा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। समझ गए? अब इसकी पूरी कॉस्ट कैलकुलेशन करेंगे तो चीजें आपको थोड़ी और समझ में आएंगी। मान लीजिए वो जो इंपेक्स गारमेंट फैक्ट्री थी दिल्ली वाली, उसमें 70 वर्कर्स काम करते हैं और ज्यादातर उसमें वुमेन है, ज्यादातर टेम्परेरी बेसिस पे इन्वॉल्व है। टेम्परेरी बेसिस पे क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर ऑर्डर कम हुए तो उनको तुरंत वो कंपनी निकाल सकती है बिना किसी एक्सप्लेनेशन दिए। टेम्परेरी बेसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस यही होता है। एक होता है परमानेंट एम्प्लॉय, एक होता है टेम्परेरी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय। टेम्परेरी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को कभी भी बिना किसी इंटीमेशन के निकाला जा सकता है। इसलिए ये जो फैक्ट्रीज होती है वो परमानेंट एम्प्लॉय ज्यादा हायर करती नहीं। इसलिए बहुत सारे इंडस्ट्रियल एक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आती है ताकि ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दिख सके। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इनको पैसे तो वैसे कम मिल रहे हैं, तो कम से कम परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दे दो। पर वो चलिए अलग बात है। अब देखिए, वर्कर्स की वेजेस फिक्स्ड होती है उनके स्किल्स के हिसाब से। सबसे ज्यादा पैसा कैसे मिलेगा? ऑब्वियसली बात, सबसे ज्यादा पैसा टेलर को मिलेगा, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट वो टेलर बना रहा है। तो टेलर को भी कितना पैसा मिलेगा? लगभग 3000 रुपए प्रति महीना। जो वुमेन्स इन्वॉल्व होती है ना काम करने के लिए, अब वो वुमेन किस तरीके काम करेंगी? धागा काटना, शर्टों में पैंटों में बटन लगाना,
उसकी प्रेस करना, प्रेस करके उसको पन्नी के अंदर बांध के उसको पैक करना, इस तरीके के कामों में वुमेन को लगाया जाता है। बहुत कम पैसे दिए जाते हैं। देखिए टेलर को 3,000 रुपए प्रति महीना आप दे रहे हो, कितना होता है 3,000 रुपए प्रति महीना। आयरन कर रहे हैं, जो प्रेस कर रहा है उसको 1.5 रुपए प्रति पीस दे रहे हो, जो थ्रेड काट के बटन लगा रहा है उसको 1,500 रुपया दे रहे हो आप महीने का। कितना कम पैसा है, 1,500 रुपया कोई रुपया होता है। अब ये पैसा ये गारमेंट एक्सपोर्टिंग फर्म कम क्यों दे रही है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो अपनी कॉस्ट को कम करना चाहती है। जितना ज्यादा वो अपनी कॉस्ट को कम करेगी उतना ज्यादा उसका प्रॉफिट होगा। क्योंकि ओवरऑल वो फॉरेन एक्सपोर्टर से ज्यादा पैसा नहीं मांग सकता, क्योंकि फॉरेन एक्सपोर्टर उसको कम पैसा दे रहा है। अब जब ये शर्ट यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचेगी तब क्या होगा? देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में जब आप मॉल में जाओगे तो $26, $30, $40, $25 ये सब बड़े नॉर्मल रेट है वहां के लोगों के लिए, क्योंकि वहां के लोगों की जो कमाई है ऑब्वियसली हमसे ज्यादा है। तो मान लीजिए वो शर्ट यूनाइटेड स्टेट्स के सैन फ्रांसिस्को के किसी एक मॉल में $26 की बिक रही है, यानी 1,800 रुपए की। अब यहाँ पे देखिए, इस यूनाइटेड स्टेट के बायर ने दिल्ली वाली फैक्ट्री से शर्ट खरीदी 300 रुपए की। 300 रुपए की शर्ट खरीदने के बाद उसकी एडवर्टाइजमेंट में पर शर्ट मान लीजिए उसका खर्चा आया 400 रुपए का, उसकी स्टोरेज में उसका खर्चा आया 200 रुपए का। तो टोटल खर्चा कितना होगा? खरीदने के 300 रुपए, एडवर्टाइजिंग में ज्यादा पैसा हो रहा है 400 एक शर्ट के, तो 400 300 700, स्टोरेज के 200, 900 रुपए उसका टोटल खर्चा आया। उसने बेची कितने की? 1,800 रुपए की। तो एक शर्ट पे उसका प्रॉफिट कितना हुआ यूनाइटेड स्टेट्स के एक्सपोर्टर का? भैया 900 रुपए का प्रॉफिट। और ये एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पर शर्ट क्यों ज्यादा हो रही है? स्टोरेज शॉर्ट कॉस्ट पर शर्ट क्यों ज्यादा हो रही है? देखिए फ्रेंड्स, ये जो कपड़े जाते हैं ये बड़े बड़े मॉलों में बिकते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम पे बिकते हैं। तो अब जब ज़ारा जैसी ब्रांड होती है ना, वो अपने ब्रांड का बहुत प्रमोशन होती है, तो टीवी पे ऐड आते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड आते हैं, बड़े बड़े हाईवेज पे इनके बोर्ड लगते हैं, तो बहुत पैसा खत्म होता है। तो इसीलिए पर शर्ट यहाँ पे 400 रुपए एडवर्टाइजिंग कॉस्ट दिखा रखी है, प्लस स्टोरेज। ये मॉलों में जाके इनका सामान बिकेगा तो मॉलों में भाई खर्चा देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा उस जगह का, इसलिए स्टोरेज कॉस्ट भी, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी इनकी बढ़ जाती है। तो शर्ट ओरिजिनली में 300 रुपए में आई है, लेकिन एडवर्टाइजिंग और स्टोरेज कॉस्ट मिला के हो गई 900 रुपए की, लेकिन तब भी वो 1,800 रुपए की बिक रही है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 900 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो आप समझिए कि एक शर्ट पे जो यूनाइटेड स्टेट्स में पर्सन बैठा है उसको 900 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। वहीं पे वो जो गारमेंट इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहा था वो 300 रुपए प्रति शर्ट में किया, उसने 300 रुपए प्रति शर्ट में बेचा। तो क्या उसको कीमत क्या पड़ी? उसको क्लॉथ और दूसरे रॉ मटेरियल्स की कीमत पड़ी कितनी? 100 रुपए। अगर वर्कर्स की वेजेस मान लो तो वो पड़ी 25 रुपए प्रति शर्ट पे, और ऑफिस को चलाने की कीमत आई 25 रुपए, तो 150 रुपए उसकी कीमत आई शर्ट को बनाने में, उसने 300 में बेचा, उसका पर शर्ट का प्रॉफिट कितना हुआ? 150। अब भले ही फॉरेन वाले बायर का पर शर्ट का प्रॉफिट आ रहा है 900 रुपए, दिल्ली वाले बायर का पर शर्ट का प्रॉफिट आ रहा है 150 रुपए, तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली वाले एक्सपोर्टर से 6 गुना ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है उस पर्सन को जो यूनाइटेड स्टेट्स में उन शर्टों को बेच रहा है। तो हु आर द गेनर्स इन दिस मार्केट? हम यहाँ पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चेन पे अलग अलग लेवल पे जो अलग अलग लोग हैं उनमें किसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। शुरुआत से देखिए तो आपको दिखेगा ये जो चेन ऑफ मार्केट है ना, कॉटन जो प्रोड्यूस कर रही थी सपना, वो फाइनली जाके यूएस के एक सुपर मार्केट में बिका। हर लेवल पे बाइंग और सेलिंग हुई, और इस बाइंग और सेलिंग में किसी ने ज्यादा कमाया, किसी ने कम कमाया। अब यूएस की उस कंपनी को देखोगे जो 900 रुपए प्रति शर्ट पे कमा रही, वो तो भैया बहुत ज्यादा कमा रहा है। उसके कंपैरिजन में अगर आप इस एक्सपोर्टर को देखोगे जो प्रति शर्ट 150 रुपए कमा रहा है, तो उसके कंपैरिजन में तो कम कमा रहा है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा कमा रहा है। किसके कंपैरिजन में ज्यादा कमा रहा है? ये पर्सन एक्सपोर्टर है जो दिल्ली वाला, ये उन क्लॉथ मर्चेंट के कंपैरिजन में ज्यादा कमा रहा है जिनसे इन्होंने कपड़ा खरीदा है। वो क्लॉथ मर्चेंट उस वीवर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है जिसने उस यान को उस कपड़े में बदला था। समझ गए दोस्तों? तो यहां पे लूजर कौन है? वो वीवर, जिसने घर ले जाके उस यान को कपड़े में बदला, उसको सबसे कम कमाई मिली है। फिर उससे भी कम कमाई एक लेडी है स्वप्ना, जिसने कॉटन उगाया था, उसको तो उसकी कमाई तो कुछ थी ही नहीं, ना के बराबर थी। तो स्वप्ना और वीवर यहाँ पे सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, लोवेस्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत मेहनत का काम है, लेकिन इनको पैसा बहुत कम मिल रहा है। इनके कंपैरिजन में जो क्लॉथ मर्चेंट है उनको ठीक ठाक पैसा मिल रहा है, ठीक है। क्लॉथ मर्चेंट से भी ज्यादा पैसा मिल रहा है उस एक्सपोर्टर को जो कि चीजें बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, और सबसे ज्यादा पैसा उस आदमी को मिल रहा है जो कि फॉरेन में इन कपड़ों को बेच रहा है। तो अब आप समझ रहे हैं ना कि कौन यहाँ पे फायदे में है और कौन यहाँ पे नुकसान में है दोस्तों। तो मार्केट और इक्वलिटी को देखोगे तो भाई एक ऐसा किसान जो कि लॉन्ग स्मॉल कॉटन फार्मर जो भैया घंटों तक काम कर रहा है, वो वीवर ये रोड में जो घंटों तक काम कर रहा था, उनको तो कुछ भी नहीं मिला उनके काम के हिसाब से, इनको तो फेयर प्राइस भी नहीं मिला।
मर्चेंट और ट्रेडर्स को कुछ मिला, बट उनका इतना बेवकूफ नहीं कटा जितना इस क्वार्टर फार्मर का कटा था या जितना इस वीवर का कटा था। पर इनका मर्चेंट और ट्रेडर्स को उतना पैसा नहीं मिला जितना उस गारमेंट एक्सपोर्टर को मिला जो कि दिल्ली में चीजों को एक्सपोर्ट कर रहा है और जो यूएस में बेच रहा है उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। अब जब हम डेमोक्रेसी के सिद्धांत को समझते हैं, हमने देखा कि भैया हमारी इंडिया डेमोक्रेसी है। अगर इंडिया डेमोक्रेसी है तो बराबर काम के बराबर पैसे मिलना चाहिए, कम से कम एक फेयर वेज मिलना चाहिए। लेकिन आप साफ साफ यहाँ पे देख रहे हैं कि फेयर वेज नहीं मिल रही है। वो जो सपना है उसके साथ जो हो रहा है वो सही नहीं है। वो जो कांता थी जो कि जैन साहब के यहाँ एज अ मेड काम करती थी, उसके साथ जो हो रहा था वो समय सही नहीं था। तो भले ही डेमोक्रेसी है, लेकिन ये जो मार्केट है वो कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल्स पे काम करता है। यहाँ पे वही लोग कमा रहे हैं जो बल्क बेसिस पे ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट है। जो फार्मर है, जो वीवर है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो रिच, अमीर और ताकतवर के हाथ में। ये देखिए कुछ मॉल का नजारा दिख रहा है आपको, जिस तरीके में मॉल में कपड़े डिस्प्ले पे लगे रहते हैं, उस तरीके की चीजें। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े रिच लोग हैं, इनके पास खूब सारा पैसा होता है, बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, फैक्ट्रीज, लार्ज लैंड होल्डिंग्स होती हैं। और जो कमजोर पुअर लोग होते हैं ना, वो इन्हीं रिच और पावरफुल लोगों पर डिपेंड करते हैं। और ये रिच और पावरफुल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैंने एक केस से आपको बताया कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है मार्केट में। वो यूएस वाले को ऑर्डर्स अलग अलग कंट्रीज में दे सकता है, वो तो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग एक्सपोर्टर्स के बीच में एक फाइट है कि भैया ऑर्डर हमको मिल जाए। वहीं पे वो जो गारमेंट एक्सपोर्टर है वो क्लॉथ को अलग अलग ट्रेडर से खरीद सकता है। तो हर ट्रेडर भाई कम्पीट करता है कि इस गारमेंट मैन्युफैक्चरर का, एक्सपोर्टर का ऑर्डर हमें मिल जाए। उसी तरीके से बहुत सारे वीवर्स इस बात को कम्पीट करते हैं कि भाई ये वाला मर्चेंट हमें दे दे कपड़ा बनाने के लिए, यान हमें दे दे कपड़ा बनाने के लिए। तो भाई अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीजें ऑपरेट कर रही हैं। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गेम है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, गोल नंबर 8। अब देखिए इस तरीके की चीजों को रोकने का क्या तरीका है। इस तरीके की चीजों को रोकने का मौका यह है कि आप, मतलब इस तरीके की चीजों को रोकने का तरीका यह है कि आप बीच से मिडिलमैन को हटा दीजिए। अगर आप बीच से मिडिलमैन को हटा पाते हैं तो चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, और मिडिलमैन को आप कैसे हटाओगे? आप कोऑपरेटिव्स बना सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि अगर कोऑपरेटिव बन जाता है, इस हैंडलूम का कॉपटेक्स के बारे में बताया उस एग्जांपल, अगर आप कोऑपरेटिव्स बना सकते हो तो आप चीजों को अच्छा कर सकते हो। जो लोअर लेवल पे लोग काम कर रहे हैं उनका कुछ हित कर सकते हो। और ऐसा ही एक कोऑपरेटिव बनेगा तवा रिवर पे जो फिश वर्कर्स हैं उनका, जिसको हम अपने अगले चैप्टर में समझेंगे दोस्तों। तो अभी के लिए वीडियो यहाँ पे खत्म हो रही है। यहाँ पे गिनिंग मिल क्या होती है? गिनिंग मिल वो होती है जहाँ पे कॉटन के बॉल से सीड्स को हटाया जाता है और फिर कॉटन को प्रेस करके बेल से बदला जाता है, और फिर वो बेल जाके एक स्पिनिंग मिल में थ्रेड में कन्वर्ट होगा जो कि यार्न होगा, और फिर ये यार्न आपका कपड़े में बदला जाएगा। एक्सपोर्टर जो कि इंडिया से चीजों को बाहर एक्सपोर्ट करता है या अपनी कंट्री से बाहर एक्सपोर्ट करता है चीजों को, और प्रॉफिट अपना पूरा खर्चा बचाने के बाद जो पैसा आपके पास बच गया वो है आपका लाभ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, अगर आपको पसंद आई हो तो ही करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।